गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू ड्रीम आईएएस। चलिए सभी को राधे राधे। देखिए, अब जो मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूं वो हमारी सीरीज़ है करंट अफेयर की सीरीज़। ठीक है, अभी तक मैं जो आपको वीडियोस प्रोवाइड करा रहा था उसमें करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके की सीरीज़ चल रही थी। जितनी भी मैंने अभी आपको वीडियो प्रोवाइड कराई हैं, जैसे कि भारत के प्रमुख त्यौहार एवं मेले, ठीक है, उसी के साथ साथ जितने भी नृत्य हैं, जीएसटी है, ये आपके करंट अफेयर और स्टैटिक जीके इन दोनों से ही रिलेटेड वीडियो थी। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी हैं तो वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब जो मैं सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूं वो करंट अफेयर सीरीज़ है। मैं कोशिश करूंगा, देखिए अभी तो मैं हाल ही में आपको वीकली करंट प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन जल्द ही मैं कोशिश करूंगा कि आपको दूसरे या तीसरे दिन आपको करंट मिल जाए। ठीक है, जो करंट की वीडियो है वो आपको जल्दी ही अवेलेबल हो जाए। आगे बात करें तो आज जो मैं आपको कवर कराने वाला हूं वो 1 नवंबर से लेकर 7 नवंबर के बीच जितनी भी करंट की घटनाएं घटी हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, हम उनके ऊपर आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो शुरू करें। चलिए शुरू करते। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। करंट अफेयर को करते करते मुझे काफ़ी समय हो गया है। ठीक है, तो एक काफ़ी अच्छा अनुभव मैंने अपने आप ही फील किया है और लोगों ने भी फील किया है कि करंट अफेयर में काफ़ी बड़ा अनुभव है। तो इसीलिए देखिए, मैं खुद से नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो बात सत्य है, क्योंकि भाई मेहनत की है तो कहने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, करंट अफेयर में काफ़ी समय बिताया है मैंने, तो इसीलिए मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा कि करंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी जिम्मेदारी कोई टीचर नहीं लेता कि वहाँ से क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, लेकिन मैं इस सब्जेक्ट की भी आपकी जिम्मेदारी लेता हूँ कि जितना मैं कराऊँ आपका उससे बाहर करंट अफेयर में नहीं आएगा। लेकिन बस कोशिश इतनी ही करनी है, आपको केवल इतना करना है कि मेरे साथ बने रहना है। ठीक है, देखिए मेरे साथ अगर आप बने रहे तो मैं गारंटी देता हूं कि करंट अफेयर की तरफ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना, आपको इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और ताकि दूसरे लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारी एक नई सीरीज जिसका नाम है करंट अफेयर सीरीज 2022। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन लिखें। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है ISSF विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप 2022। ISSF एक संस्था है जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। इसके ऊपर भी हम अभी चर्चा करेंगे। अभी पहले जो घटना घटी है, जो चर्चा में है, उसकी बात कर लेते हैं। तो ISSF विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप 2022 में जो चैंपियनशिप हुई है, इसकी पदक तालिका में शीर्ष स्थान किस देश का रहा है। ठीक है, 2022 की तालिका में शीर्ष स्थान किस देश का रहा है, हमारा पहला क्वेश्चन है कि ISS विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप 2022 की जो पदक तालिका है उसमें शीर्ष स्थान किस देश का रहा है। देखिए, इस निशानेबाजी की जो चैंपियनशिप हुई है, इसमें जो प्रथम स्थान पर आया है वो देश कौन सा है? वो देश है चीन। ठीक है, चीन ने इस निशानेबाजी की प्रतियोगिता में कुल 58 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं भाई? टोटल 58 पदक जीते हैं ISS विश्व चैंपियनशिप निशानेबाजी 2022 में। जो 28 पदक हैं वो किस प्रकार हैं? वो हैं आपके जितने भी, मतलब जो 58 पदक है, सॉरी 28 कह रहा हूं, जो 58 पदक हैं वो किस प्रकार हैं? वो हैं आपके 28 गोल्ड, ठीक है, 15 सिल्वर और 15 ब्रॉन्ज। यानी कि ISSF विश्व चैंपियनशिप निशानेबाजी जो हुई है, इसकी पदक तालिका में चीन प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक है, और चीन ने इस प्रतियोगिता में कुल कितने पदक जीते हैं भाई? 58 पदक जीते हैं, जिसमें से आपके 28 गोल्ड हैं, 15 सिल्वर हैं और 15 ब्रॉन्ज हैं। अब बात करते हैं कि इस पदक तालिका में भारत का क्या स्थान रहा है। ठीक है,
तो भारत का जो स्थान रहा है वो दूसरा रहा है। कितना? दूसरे स्थान पर रहा है। चीन के बाद ISSF की जो विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप है, इसमें भारत दूसरे स्थान पर रहा है। इसमें भारत को कुल कितने पदक जीते हैं भाई? भारत ने कुल 35 पदक जीते हैं। कितने? कुल 35 पदक जीते हैं। 35 कैसे? 12 गोल्ड, 10 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। ठीक है, 12 गोल्ड, 10 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज भारत ने जीते हैं। चलिए, पहले स्थान पर हो गया चीन, दूसरे स्थान पर हो गया भारत और तीसरे स्थान पर कौन है? तो तीसरे स्थान पर आपकी कंट्री आती है नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे ने इस प्रतियोगिता में कितने पदक जीते हैं? तो नॉर्वे ने इस प्रतियोगिता में 9 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं भाई? 9 पदक जीते हैं। 9 कैसे जीते हैं? इसमें आपके 5 तो आ गए गोल्ड, 2 आ गए सिल्वर और 2 आ गए ब्रॉन्ज। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। आपकी जो प्रतियोगिता है ISSF विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप 2022, इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है चीन, जिसने कुल कितने पदक जीते हैं? 58 पदक जीते हैं। 58 पदक जीते हैं, तो इसने 28 तो जीते हैं गोल्ड, 15 जीते हैं सिल्वर और 15 जीते हैं ब्रॉन्ज। ठीक है, वही भारत दूसरे स्थान पर रहा है, जिसने कुल कितने पदक जीते हैं भाई? 35 पदक जीते हैं, जिसमें 12 गोल्ड, 10 सिल्वर और आपके 3 ब्रॉन्ज हैं। ठीक है, वहीं नॉर्वे ने 9 पदक जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया है, जिसमें कि 5 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज हैं। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं ISSF की। ISSF ये है क्या? तो इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। ठीक है, ISSF का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। अगर बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी भाई, तो इसकी स्थापना हुई थी 1907 में। इसकी स्थापना 1907 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? स्थापना 1907 और मुख्यालय कहाँ है इसका? मुख्यालय है भाई जर्मनी में। कहाँ है मुख्यालय? जर्मनी में है। और अगर बात करें इसके हेड कौन है, यानी कि प्रेसिडेंट कौन है? इसके प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, नहीं है, व्लादिमीर लिसिन। ठीक है, इसके हेड कौन है ISSF के? व्लादिमीर लिसिन। ISSF की स्थापना हुई थी 1907 में, मुख्यालय जर्मनी में है, उसके हेड हैं व्लादिमीर लिसिन। एक लास्ट क्वेश्चन कि ये जो प्रतियोगिता हुई है ये कहाँ हुई है? ठीक है, ये जो प्रतियोगिता हुई है यानी कि आयोजन स्थल कहाँ है भाई? इसका आयोजन स्थल है मिस्र। कहाँ है? मिस्र में। ठीक है, ये जो प्रतियोगिता हुई है ये कहाँ हुई है? मिस्र में हुई है। तो इसको आप उतार लीजिए। चलिए अब बात करते हैं, या तो आप इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, पॉज करके आप देख लेना। हम बात करते हैं अपनी दूसरी न्यूज़ की तरफ। राइटिंग थोड़ी गंदी है, सुधारने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि भारत की पहली डिजिटल करेंसी, भारत की पहली डिजिटल करेंसी, या ये कह सकते हैं डिजिटल रुपी। ठीक है, या क्या क्या कह सकते हैं इसको? डिजिटल रुपी को किस संस्था द्वारा किस संस्था द्वारा 2022 में जारी किया जा रहा है? ठीक है, भारत की पहली डिजिटल करेंसी, भारत की पहली डिजिटल करेंसी या डिजिटल रुपी को किस संस्था द्वारा जो है चलाया जा रहा है? देखिए, जब मैं आपको बजट कराता हूं, बजट 2022-23 मैंने आपको कराया है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि RBI 2022-23 के बजट के दौरान 75 डिजिटल बैंकों की स्थापना करेगा और साथ ही साथ एक डिजिटल रुपी की भी शुरुआत करेगा। तो जो करेंसी चलाने का जो राइट है वो किसके पास है? RBI के पास है। तो जो भारत की पहली डिजिटल करेंसी या डिजिटल रुपी हाल ही में चलाई जाने वाली है,
ठीक है, तो इसकी शुरुआत कौन करने वाला है भाई? इसकी शुरुआत करेगा आरबीआई, ठीक है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, जैसे कि आपकी डिजिटल करेंसी बिटकॉइन है, क्रिप्टो करेंसी है, ऐसी भारत की भी अपनी एक डिजिटल रुपी होगी जिसको हम डिजिटल रुपी या डिजिटल करेंसी के नाम से जानेंगे। अब बात करते हैं थोड़ी सी आरबीआई के बारे में। आरबीआई की स्थापना की बात करें तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी भाई? इसकी आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। किस चीज के द्वारा हुई थी? कौन से अधिनियम के द्वारा हुई थी? तो आरबीआई अधिनियम 1934 के द्वारा हुई थी। और ये जो अधिनियम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो अधिनियम है ये किस समिति की सलाह पर लाया गया था? तो ये मैं बच्चों को अक्सर बताता हूं। 1930 में एक समिति आई थी जिसका नाम था केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति आई थी जिसने एक अधिनियम पास किया था जिसका नाम था आरबीआई अधिनियम 1934। इसी अधिनियम के द्वारा स्थापना हुई थी आरबीआई की 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है भाई, आगे बात करें तो आरबीआई का मुख्यालय कहां है? देखिए, आरबीआई का जो पहला मुख्यालय था वो था कोलकाता में। कहां था भाई? कोलकाता में। लेकिन 1937 में, कब? 1937 में इसे ट्रांसफर कर दिया गया कहां? मुंबई में। कहां ट्रांसफर कर दिया गया आरबीआई के? मुंबई में। अगर बात करें कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण तो यह हुआ था 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। ठीक है, थोड़ी सी बात और करते हैं कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे भाई? तो वो थे सर ऑसबर्न स्मिथ। कौन थे? सर ऑसबर्न स्मिथ। ठीक है, आरबीआई के पहले गवर्नर थे। लेकिन सर ऑसबर्न स्मिथ तो भाई इंडियन है ही नहीं। तो पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो वो थे सीडी देशमुख। कौन थे? आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। ठीक है, अब वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान गवर्नर कौन है भाई आरबीआई के? वर्तमान गवर्नर हैं आपके शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। क्लियर? एक लास्ट पॉइंट और कि आरबीआई का चिन्ह क्या है? आरबीआई का चिन्ह क्या है? तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ताड़ का वृक्ष, ताड़ का वृक्ष और बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर, ताड़ का वृक्ष और बंगाल टाइगर आरबीआई के क्या हैं? चिन्ह हैं। ठीक है, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी आरबीआई अधिनियम 1934 के द्वारा। ये अधिनियम जो आया था ये 1930 की केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की सिफारिश पर आया था। आरबीआई का जो मुख्यालय है वो कोलकाता में था, लेकिन 1937 में कहां बना दिया गया? मुंबई में। वर्तमान में कहां? मुंबई में है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई के पहले गवर्नर थे सर ऑसबर्न स्मिथ। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख और वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। वहीं अगर चिन्ह की बात करें तो आरबीआई का जो चिन्ह है वो है ताड़ का वृक्ष और आपका बंगाल टाइगर। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, आगे बात करें इतने। चलिए अगला है अगला क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा खेलकूद से भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, किस भारोत्तोलन खिलाड़ी ने खेलो इंडिया नेशनल गेम्स, किस भारोत्तोलन खिलाड़ी ने खेलो इंडिया नेशनल गेम 2022 में 3 नए रिकॉर्ड बनाए हैं वेट लिफ्टिंग में। गेम 2022 में 3 नए
राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए हैं। ठीक है, फिर से बोलता हूं क्वेश्चन, किस भारोत्तोलन खिलाड़ी ने, भारोत्तोलन का मतलब जो वेट लिफ्टिंग करते हैं, ठीक है, किस भारोत्तोलन खिलाड़ी ने खेलो इंडिया नेशनल गेम्स 2022 में 3 नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए हैं? तो ये किसने बनाए हैं भाई? इनका नाम है आकांक्षा व्यवहारे। क्या नाम है भाई? आकांक्षा व्यवहारे नाम है। और ये कहाँ की हैं? ये हैं आपके महाराष्ट्र की। ठीक है, इन्होंने 3 जो रिकॉर्ड बनाए हैं वो किस कैटेगरी में बनाए हैं? तो इन्होंने पहले तो उठाया है 40 किलो का रिकॉर्ड, ठीक है, दूसरा 60 किलो का रिकॉर्ड और तीसरा 71 kg। यानी कि इन्होंने जो वेट उठाया है वो किस किस कैटेगरी में उठाया है? 40 किलो, 60 किलो और 71 किलो की कैटेगरी में इसे उठाया है। ठीक है, चलिए, ये जो गेम हुआ था खेलो इंडिया नेशनल गेम्स 2022, जिसमें 3 नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए गए हैं, तो ये गेम का आयोजन कहाँ हुआ था? इस गेम का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इस गेम का आयोजन हुआ था गाजियाबाद में। ठीक है, इस गेम का आयोजन हुआ गाजियाबाद में। और बात करें इस बार जो इस गेम का संस्करण था वो कौन सा था, यानी कि एडिशन कौन सा था? तो दूसरी बार इस गेम का संस्करण हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं कि हाल ही में, चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में 7वां जल सप्ताह 2022 मनाया गया। हाल ही में 7वां जल सप्ताह 2022 मनाया गया। यह कब मनाया गया था? यह है कब मनाया गया। ठीक है, हाल ही में क्या मनाया गया है भाई? 7वां जल सप्ताह मनाया गया है 2022 में। तो ये कब मनाया गया? तो ये मनाया गया आपका 1 नवंबर से 5 नवंबर के बीच। ठीक है, 1 नवंबर से 5 नवंबर के बीच मनाया गया था आपका जल सप्ताह। और कौन सा जल सप्ताह था ये आपका 7वां जल सप्ताह था, ध्यान रखना। ठीक है, 2022। अच्छा, जो दिवस होते हैं या ये सप्ताह होते हैं, इनकी थीम जरूर पूछता है। क्या पूछता है? थीम। पहले क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन अब हाल ही में 2021 के बाद थीम से बहुत क्वेश्चन पूछने लगा है। तो इसीलिए इसका जो थीम रहेगी वो रहेगी सतत विकास और हिस्सेदारी। सतत विकास और हिस्सेदारी। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लियर? आगे बात करें सतत विकास और हिस्सेदारी। चलिए आगे बात करते हैं कि ये जो दिवस है या ये जो सप्ताह है ये कब से मनाया जाने शुरू हुआ है। यानी कि जल सप्ताह कौन सा है? इस बार 7वां है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो जल सप्ताह की शुरुआत हुई थी भाई आपके 2016 से। कब से हुई थी? 2016 से हुई थी। चलिए अब बात करते हैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस की। क्या आपके जल मंत्री कौन हैं? जल्दी बताइए, जल मंत्री कौन है आपके? गजेंद्र सिंह। बिल्कुल ठीक, गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, गजेंद्र सिंह शेखावत आपके जल मंत्री हैं। और बात करें कि जल दिवस कब मनाया जाता है? जल दिवस कब मनाया जाता है? तो जल दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष आपके 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। अच्छा, ये जो जल दिवस है, जो जल दिवस है वो कब शुरू हुआ था? तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? जल दिवस की शुरुआत कब हुई थी? 1993 में। इससे पहले नहीं मनाया जाता था 1993 से। ठीक है, यूएन द्वारा जल दिवस की शुरुआत की गई 1993 में प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को। आपके जल मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। और ये जो जल सप्ताह है जिसका 7वां संस्करण है इस बार, वो कब शुरू हुआ था? 2016 में। इस बार जल सप्ताह 1 नवंबर से 5 नवंबर 2022 के बीच मनाया गया है। चलिए आगे बात करें
अगला क्वेश्चन है हमारा, पांचवा क्वेश्चन है, किस स्पेस एजेंसी ने विश्व का सबसे शक्तिशाली रॉकेट, जिसका नाम क्या है, फॉल्कन हैवी लॉन्च किया है? क्या किया है भाई? लॉन्च किया है। ठीक है। किस स्पेस एजेंसी ने विश्व का सबसे शक्तिशाली रॉकेट, जिसका नाम क्या है, फॉल्कन हैवी, लॉन्च किया है? तो ये इस रॉकेट को लॉन्च करने वाली जो संस्था है उसका नाम है स्पेस एक्स। क्या नाम है भाई? इस कंपनी का नाम है स्पेस एक्स, या इस संस्था का नाम है स्पेस एक्स। यूएस की कंपनी है। ठीक है। चलिए, इस कंपनी के मालिक कौन है? इस कंपनी के मालिक कौन है? इस कंपनी के मालिक हैं एलन मस्क, या एलॉन मस्क। एलॉन मस्क भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, एलॉन मस्क की एक कंपनी और है जो हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती है, तो उसका नाम है टेस्ला। क्या नाम है? एलॉन मस्क की दो कंपनियां हैं, स्पेस एक्स और टेस्ला, जो काफ़ी चर्चा में रहती हैं। स्पेस एक्स ने हाल ही में विश्व का सबसे शक्तिशाली रॉकेट, जिसका नाम है फॉल्कन हैवी, वो लॉन्च किया है। ठीक है। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ठीक है। छठा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत भारत का पहला एक्वा पार्क कहां स्थापित किया गया है? भारत का पहला एक्वा पार्क कहां स्थापित किया गया है? एक्वा पार्क का संबंध है वाटर, यानी कि पानी का पार्क कहां स्थापित किया गया है? और ये मतलब वैसा नहीं है मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए है एक्वा पार्क। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत क्या बनाया गया है? भारत का पहला एक्वा पार्क। ये कहां बनाया गया है? अगर इसकी बात करें तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश का एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है सुबनसिरी। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में भी एक जगह पड़ती है जिसका नाम है सुबनसिरी। यहां पर क्या बनाया गया है? भारत का पहला एक्वा पार्क बनाया गया है। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा, बात करें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2020-2021 में। 2020-21 में शुरुआत हुई थी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की। कितने समय के लिए ये चलाई गई? तो ये मात्र 5 वर्ष के लिए चलाई गई है। कब तक के लिए? 2024 से 2025 तक के लिए चलाई गई है। ठीक है। यह है योजना। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य वही है जो मछुआरे हैं, जो मत्स्य पालन करने वाले हैं, उन लोगों की आय में वृद्धि हो सके, मत्स्य पालन को बढ़ावा मिल सके। ठीक है। चलिए आगे बात करें। आगे बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है? अरुणाचल प्रदेश के सीएम हैं आपके, हाँ, प्रेमा खांडू। ठीक है। कौन है भाई? प्रेमा खांडू। ठीक है। और अगर बात करें कि गवर्नर कौन है, बिल्कुल गवर्नर हैं आपके बीडी मिश्रा जी। गवर्नर कौन है? बीडी मिश्रा। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम हैं वो हैं प्रेमा खांडू और जो गवर्नर हैं वो हैं बीडी मिश्रा। ठीक है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश का एक नेशनल पार्क है जो काफ़ी चर्चा में रहता है और पूछा भी जा चुका है। स्टैटिक जीके से भी और ज्योग्राफी से भी वो पूछा जा चुका है कि नामदफा, कौन सा? नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है? नामदफा
नेशनल पार्क कहाँ है, राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपके, अरुणाचल प्रदेश में। प्रमुख है क्वेश्चन, ध्यान रखना, ठीक है। आगे बात करें, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है रानीपुर टाइगर रिजर्व, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है ये आपका 7वां क्वेश्चन है। रानीपुर जो आपका टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व हाल ही में किस राज्य में इसे टाइगर रिजर्व का जो दर्जा है वो दिया गया है, और भारत का ये 53वां टाइगर रिजर्व है, ठीक है। तो रानीपुर टाइगर रिजर्व को भारत का 53वां, ठीक है, रानीपुर टाइगर रिजर्व को भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। यह कहां है, कहां है भाई टाइगर रिजर्व, कौन सा, रानीपुर टाइगर रिजर्व। पहले तो इस क्वेश्चन में एक बात समझो कि रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व बना है, 53वां, यानी कि 52 ऑलरेडी पहले से थे और अब 53 टाइगर रिजर्व इंडिया में हो चुके हैं। जहां बाघों का संरक्षण किया जाता है विशेष प्रकार से, उसे टाइगर रिजर्व बोलते हैं, ठीक है। तो रानीपुर टाइगर रिजर्व आपका पड़ता है उत्तर प्रदेश में। कौन से राज्य में पड़ता है भाई, ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। कौन सा, रानीपुर टाइगर रिजर्व। अच्छा, उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र में पड़ता है ये पड़ता है आपके बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड में पड़ता है रानीपुर टाइगर रिजर्व, ठीक है, उत्तर प्रदेश के। अच्छा, जो उत्तर प्रदेश का ये रानीपुर टाइगर रिजर्व है, क्या इकलौता है, नहीं, इसके अलावा 2 टाइगर रिजर्व और हैं उत्तर प्रदेश में। कौन कौन से, एक का नाम है अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश स्पेशल वालों सुन लो, यूपी स्पेशल में अमानगढ़ टाइगर रिजर्व आपका एक और टाइगर रिजर्व है। ये कहाँ है, ये आपके बिजनौर में है, ठीक है, बिजनौर में है। और तीसरा कौन सा है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ये कहाँ है भाई, ये पीलीभीत में ही है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हो गए हैं, 3। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व पहले से थे, रानीपुर टाइगर रिजर्व बुंदेलखंड का अभी हाल ही में आ गया। चलिए, ये तो बात हो गई टाइगर रिजर्व की। अगर बात करें कि क्या उत्तर प्रदेश में कोई नेशनल पार्क भी है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो उत्तर प्रदेश में एक नेशनल पार्क है। कितने हैं, एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है भाई, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपके लखीमपुर खीरी में, ठीक है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है, लखीमपुर खीरी में। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बात करते हैं हमारे अगली न्यूज़ की तरफ। अगली जो हमारी न्यूज़ है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानगढ़ धाम को, कौन से धाम को, मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है, राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। ये मानगढ़ धाम कहाँ है, यह धाम कहाँ है। देखिए, कुछ ऐसे स्थल होते हैं जिनका संबंध इतिहास से होता है, ठीक है। बहुत से ऐसे स्थल हैं जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, कुतुब मीनार हो गया, जिनका संबंध आपके
इतिहास से है, लेकिन उनमें भी कुछ ऐसे स्थल होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक और ये कह सकते हैं कि बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। उनको क्या किया जाता है, उनको राष्ट्रीय स्मारक यानी कि नेशनल मॉन्यूमेंट घोषित कर दिया जाता है, राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया जाता है। तो हाल ही में एक स्थल है आपका मानगढ़ धाम। मानगढ़ धाम आपका एक स्थल है, ये कहाँ का है जिसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है? तो ये राजस्थान में एक क्षेत्र पड़ता है बांसवाड़ा। कौन सा क्षेत्र है भाई? बांसवाड़ा राजस्थान का एक क्षेत्र है, वहीं पर आपको मिलेगा मानगढ़ धाम, जिसे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया है। अच्छा, बात करते हैं कि राष्ट्रीय स्मारक वैसे कितने हैं। देखिए, ऐसे तो बहुत सारे स्थल हैं, 3000 प्लस स्थल हैं जो इतिहास से संबंधित हैं भारत में, लेकिन अगर बात करें राष्ट्रीय स्मारकों की तो वो कितने हैं? तो टोटल राष्ट्रीय स्मारक हैं आपके 116, और इसमें भी अगर उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय स्मारकों की बात करें तो 17 स्थल हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, टोटल राष्ट्रीय स्मारक कितने हैं भारत में? 116, और उसमें भी उत्तर प्रदेश में टोटल कितने हैं? 17। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक बात और, ये जो बांसवाड़ा है, ये जो राजस्थान का बांसवाड़ा है, इसका अन्य नाम क्या है? बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखना। तो बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। 100 द्वीप, आइलैंड नहीं, द्वीप जो होते हैं जलाने वाले, 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है किसे? बांसवाड़ा को। अच्छा, एक नाम और है इसका, एक नाम क्या है? इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है राजस्थान का चेरापूंजी। क्यों कहा जाता है भाई? क्योंकि यहाँ अच्छी तरह से वर्षा होती है, इसीलिए इसे राजस्थान का चेरापूंजी और 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। आपके राजस्थान का एक क्षेत्र है बांसवाड़ा। ठीक है, अगर बात करें राष्ट्रीय स्मारक टोटल कितने हैं, तो आपके 116 हैं। उत्तर प्रदेश में कितने हैं? तो आपके 17 हैं। और राजस्थान के सीएम कौन है? राजस्थान के सीएम हैं आपके अशोक गहलोत। कांग्रेस की सरकार, अशोक गहलोत यहाँ के सीएम हैं। क्लियर? चलिए आगे बात करें। अच्छा, यहाँ के गवर्नर कौन है? अशोक गहलोत तो चलो सीएम हो गए, गवर्नर कौन है? गवर्नर हैं आपके कालराज मिश्र। कालराज मिश्र राजस्थान के क्या हैं? गवर्नर हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करें। वीडियो लंबी ना हो जाए इसीलिए बहुत जल्दी करा रहा हूं। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने वाले स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से विख्यात किस उद्योगपति का हाल ही में निधन हो गया है? स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से विख्यात किस उद्योगपति का हाल ही में निधन हो गया है? तो ये हैं आपके जमशेद जे ईरानी। कौन है? हाल ही में जिन इंडस्ट्रियलिस्ट का निधन हुआ है, जिन्हें स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, उनका नाम है जमशेद जी ईरानी। ठीक है, इनका जो टोटल जीवन काल रहा वो रहा 1936 से 2022 तक, 1936 से 2022 तक रहे। अगर बात करें तो 2007 में इन्हें पद्म भूषण मिला था, 2007 में। और इससे भी इंपॉर्टेंट एक प्राइज है, वो क्या है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर मेटल साइंस। ठीक है, पद्म भूषण इन्हें मिला था 2007 में, और 2008 में एक पुरस्कार मिला है
जिसे कहते हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर मेटल साइंस, ठीक है, इन्हें मिल चुका है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हमारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 कब से कब तक मनाया गया? सतर्कता जागरूकता सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? तो आंसर है आपका 31 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक। सतर्कता जागरूकता सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? 31 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक, ठीक है। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत। इसकी थीम क्या थी? भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत। आगे बात करें, चलिए आगे बात करते हैं थोड़ी सी नवंबर के कुछ महत्वपूर्ण दिनों पर। देखिए नवंबर माह में कुछ महत्वपूर्ण दिन आते हैं, उनके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो एक दिवस आता है आपका विश्व विज्ञान दिवस। देखिए यहां राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात नहीं चल रही है, वो आपका फरवरी में आता है 29 फरवरी को। यहां बात चल रही है विश्व विज्ञान दिवस। तो ये कब मनाया जाता है आपका? 10 नवंबर को, ठीक है, 10 नवंबर को मनाया जाता है विश्व विज्ञान दिवस। आगे बात करें वर्ल्ड एजुकेशन डे, विश्व शिक्षा दिवस। विश्व शिक्षा दिवस ये दिवस कब मनाया जाता है? ये दिवस मनाया जाता है आपका 11 नवंबर को, यानी कि अगले ही दिन 11 नवंबर को। एक आता है आपका विश्व मधुमेह दिवस, मधुमेह दिवस, यानी कि वर्ल्ड डायबिटीज डे। ये कब मनाया जाता है आपका? 14 नवंबर को, ठीक है, 14 नवंबर को। एक लास्ट है आपका जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, संविधान दिवस। संविधान दिवस ये कब मनाया जाता है भाई? ये मनाया जाता है 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था, ठीक है। चलिए ये तो थे आपके सतर्कता जागरूकता सप्ताह, यानी कि लोगों को सतर्क करने के लिए, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए। एक वैसे संविधान में एक आयोग भी है जिसको कहते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग, CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है, आपके ये पॉलिटी में भी है। तो उसी से संबंधित है आपका सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022, 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक मनाया गया, जिसकी थीम थी कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत, ठीक है। विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर, विश्व शिक्षा दिवस 11 नवंबर, और इसी के साथ साथ 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस और 26 नवंबर को आपका संविधान दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जनजातीय नृत्य महोत्सव, हाल ही में जनजातीय नृत्य महोत्सव और राज्योत्सव, दो उत्सव हैं, ध्यान रखना, जनजातीय नृत्य महोत्सव और राज्योत्सव महोत्सव किस राज्य में मनाए गए? हाल ही में जनजातीय नृत्य महोत्सव और राज्योत्सव महोत्सव कहाँ मनाए गए? तो ये मनाए गए आपके छत्तीसगढ़ में। कहाँ मनाए गए भाई? जनजातीय नृत्य महोत्सव और आपके राज्योत्सव महोत्सव जो मनाए गए हैं वो छत्तीसगढ़ में मनाए गए हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं छत्तीसगढ़ के कुछ लोक नृत्यों के बारे में, ठीक है। वैसे तो मैंने आपको करा दिए हैं, बस इंपॉर्टेंट एक दो देख लेते हैं। कितने हैं आपके? 4 इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से? एक है शैला, एक है कर्मा, एक है पंडवानी, और लास्ट में आता है आपका राउत, ठीक है, राउत। 4 आपके लोक नृत्य हैं छत्तीसगढ़ के। वहीं अगर बात करें त्योहारों की कि छत्तीसगढ़ के कौन कौन से त्योहार हैं, तो एक तो आता है आपका सरहुल, ठीक है, छत्तीसगढ़ का त्योहार कौन सा है? सरहुल। एक है आपका हरेली, सरहुल और हरेली। इसके अलावा एक आता है खजुराहो नृत्य महोत्सव, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है तीनों। खजुराहो नृत्य महोत्सव ये आपके इंपॉर्टेंट हैं,
ठीक है, एक और ऐड कर सकते हो इसमें, माटी पूजा, माटी पूजा। क्लियर? चलिए आगे बात करें। अगला हमारा क्वेश्चन है, अच्छा छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? या आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि छत्तीसगढ़ के सीएम और गवर्नर वर्तमान में कौन है। ठीक है, मैं कमेंट जरूर देखूंगा, ध्यान रखना, मुझे कमेंट चाहिए कि छत्तीसगढ़ के सीएम और गवर्नर इस समय कौन है। आगे बात करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, प्रोफेसर रमेश अरोड़ा। कौन? प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को हाल ही में डॉक्टर प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को हाल ही में भारत का पहला, ठीक है, भारत का पहला डॉक्टर राजेंद्र पुरस्कार, राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। हाल ही में प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को भारत का पहला, ध्यान रखना, भारत का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पहली बात तो यह कि भैया भारत का पहला पुरस्कार है, ठीक है, 2022 में दिया जा रहा है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई है 2022 में, 2022 में हुई है। और यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अकादमी उत्कृष्टता पुरस्कार है ये एक, ठीक है, अकादमी उत्कृष्टता पुरस्कार है, ठीक है, प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को दिया गया। अच्छा, किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है उपराष्ट्रपति के द्वारा। और उपराष्ट्रपति इस समय कौन है आपके? जगदीप धनखड़, ठीक है, कौन है उपराष्ट्रपति भाई? जगदीप धनखड़ के द्वारा दिया गया है प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को भारत का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार। शुरुआत कब हुई है इस पुरस्कार की? 2022 में, ठीक है। चलिए आज की सेकंड लास्ट न्यूज कवर करते हैं, सेकंड लास्ट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एशिया के सबसे बड़े वार्षिक बैंकिंग सम्मेलन को संबोधित किया है, उसका नाम क्या है? हाल ही में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एशिया के सबसे बड़े वार्षिक बैंकिंग सम्मेलन को संबोधित किया है या आयोजन किया है वार्षिक बैंकिंग सम्मेलन का। तो ये जो सम्मेलन है इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है भाई? तो नाम है फीबैक 2022। इस सम्मेलन का नाम क्या है? फीबैक 2022। किससे संबंधित है ये? वार्षिक बैंकिंग सम्मेलन है। किसके द्वारा शुरू किया गया है? आरबीआई के गवर्नर के द्वारा शुरू किया गया, यानी कि शक्तिकांत दास के द्वारा शुरू किया गया है। अच्छा, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? आयोजन हुआ है इसका मुंबई में, ठीक है, आयोजन हुआ है इसका मुंबई में। ये एक वार्षिक बैंकिंग सम्मेलन है एशिया में, जहां केंद्रीय बैंक भाग लेते हैं। हर देश के एशिया के केंद्रीय बैंक भाग लेते हैं, ठीक है। चलिए आज की हमारी लास्ट न्यूज और कवर कर लेते हैं। आज की जो हमारी लास्ट न्यूज है वो है शंघाई सहयोग संगठन, शंघाई सहयोग संगठन की जो बैठक होने वाली है, कौन सी बैठक होने वाली है? 21वीं बैठक कहाँ होने जा रही है? कहाँ होने जा रही है? शंघाई सहयोग संगठन की
21वीं बैठक कहाँ होने जा रही है भाई? तो ये होगी आपके चीन में। मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो मेजबानी करेगा चीन, यानी कि होस्ट कौन सा देश करेगा? चीन। चीन में होने जा रही है आपकी संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO की 21वीं बैठक। ठीक है, चलिए अगर बात करें कि भारत की तरफ से इसमें भाग कौन लेंगे, तो भारत की तरफ से इसमें भाग लेंगे एस जयशंकर प्रसाद। कौन भाग लेंगे भाई? एस जयशंकर प्रसाद। और एस जयशंकर प्रसाद हैं कौन? तो ये भारत के आपके विदेश मंत्री हैं। एस जयशंकर प्रसाद कौन है? भारतीय विदेश मंत्री हैं जो संघाई सहयोग संगठन की 21वीं बैठक में भाग लेने वाले हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं SCO की यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, कि इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसकी स्थापना हुई थी वही 15 जून 2021 को। 15 जून एक मिनट, संघाई सहयोग संगठन की स्थापना हुई थी 15 जून 2001 को। ठीक है, 2001 को हुई थी। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय है आपके बीजिंग में। बीजिंग यानी कि चीन में। ठीक है, इसका मुख्यालय चीन में। और इसके मेंबर्स कौन कौन हैं? सदस्य कौन है? तो पहला है भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान। भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान। और कौन है? किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और एक लास्ट है कौन? उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो SCO यानी कि संघाई सहयोग संगठन की स्थापना 15 जून 2001 को हुई थी। इसका मुख्यालय चीन में है, बीजिंग में। इसके सदस्य हैं भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। और एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ कि हाल ही में इसमें एक सदस्य और जुड़ने वाला है जिसका नाम है ईरान। ये जल्दी ही जुड़ने वाला है, कमिंग सून। ठीक है, तो ये तो थी आपकी 1 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक की वो घटनाएं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए मैंने कोशिश तो की है, वो राइटिंग बहुत गंदी है, सुधारने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बस आपको भी थोड़ा सा अपने इतना करना है कि मेरा सहयोग देते रहना है कि आपको इस चैनल को देखो, पहली बात तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, क्योंकि आने वाले समय में मैं आपको ये जो करंट की सीरीज़ है, ये जो अभी मैं देख रहे हो ना, इसको मैं थोड़ा और बेहतर बनाने वाला हूँ। और एक लास्ट बात, ये जो सीरीज़ होगी इसमें जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, मैं गारंटी देता हूँ उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। करंट अफेयर की गारंटी कोई टीचर नहीं देता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं जो कराऊंगा वो काफ़ी है, आपके लिए इनफ है। ठीक है, क्योंकि भाई एक एक्सपीरियंस हुआ है मुझे भी करंट अफेयर में, तो इसीलिए कोशिश यही है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा मैं सहयोग कर सकूं। बस आपको थोड़ा सा सहयोग इतना ही करना है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे।